नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है आपके यूपीएसआई के जो फॉर्म है वो आपके फिलअप हो रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम आपके वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो राष्ट्रीयता है, यानी कि आपके कहाँ-कहाँ के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पे फीस के बारे में भी बात करेंगे। और कुछ मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अगर जनरल कैटेगरी के से हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएससी कैटेगरी से, इकोनॉमी वीकर सेक्शन से हैं, आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से हैं, तो आपको यहाँ पे 500 रुपए फीस देनी होगी। कितनी? 500 रुपए फीस देनी होगी। अगर आप अनुसूचित जाति यानी कि आप एससी से, ठीक है, आप एससी से हैं, आप एसटी से हैं, तो आपको यहाँ पर 400 रुपए फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता यानी कि कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। कहाँ का हो? भारत का नागरिक हो, यानी कि आप किसी भी राज्य से हैं, आप यूपी की भर्ती में यानी यूपीएसआई की भर्ती में आप यहाँ पे टोटली एलिजिबल हैं और आप जनरल कैटेगरी में यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में आपको जो आरएचएस कैटेगरीज हैं उनमें तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। तो आप कहाँ कहाँ के हो सकते हैं, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तिब्बत शरणार्थी जो भारत के स्थायी निवासी से अभिप्राय है पहली बार जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आए हों, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के स्थायी निवास करने से के अभिप्राय से पाकिस्तान, आपका म्यांमार, श्रीलंका या अफ्रीकी देश के केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, और आपका पूर्ववर्ती नाम इसका तंजानिका और जाजीवार था, तो यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्होंने यहाँ भारत में आकर के भारत की मान्यता ले ली है, तो नागरिकता ले ली है, तो यहाँ पर आप ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु उपयुक्त श्रेणी ख ग के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। परंतु ख अभ्यर्थी अपेक्षा की जाएगी कि पुलिस नागरिक परीक्षा शाखा उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। यहाँ पे परंतु यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी ग का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी न किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क ख ग ये बात कर रहा है, ये वहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो आपकी नोटिफिकेशन में उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंटों पे बात करते हैं। शैक्षिक अर्हता जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक, आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। तो स्नातक का मतलब हो गया आपका ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपका बीए हो गया, आपका बीएससी हो गया, आपके और जो कोर्स आते हैं जो ग्रेजुएशन करा मतलब जो आपका यूजी का कोर्स मतलब मान्यता होती है जिनकी, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनकी यहाँ पे बात करी गई है। टिप्पणी देखिए, आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता एवं धारिता करनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके होने चाहिए, तथा उनकी अंक तालिका यानी कि आपकी जो मार्कशीट होती है उसे अंक तालिका बोलते हैं, अथवा प्रमाण पत्र यानी जो आपका सर्टिफिकेट होता है तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए, यानी उस समय उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अगर आप अपियरिंग में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप अपियरिंग में चल रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर अपियरिंग में हैं, आप लास्ट ईयर में चल रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जिनके पास शैक्षिक अर्हता है, जिनकी अंक तालिका जिनके पास है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, अंक तालिका का मतलब हो गया मार्कशीट जिसमें आपके मार्क्स के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम यहाँ पर, और जो यहाँ पे इशू करती है यूनिवर्सिटी, जो कि आपका लगभग में 3 साल के बाद आपका ये इशू होता है। तो अगर आपका ये 3 साल समय नहीं हुआ तो आप प्रोविजन डिग्री बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने अपने टेलीग्राम में यहाँ पे एक वीडियो बनाकर आपको उपस्थित कर दिया, जिससे आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की
यथार्थता, शुद्धता, समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने के दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा। तो देखिए, आपको सभी चीजें सही देनी है क्योंकि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हैं अधिमानी अहर्ताएं। तो यहाँ पर जो आपका जैसे सर्टिफिकेट आपके होता है आपके पास NIE LIT का, सोसाइटी कंप्यूटर में ओ स्तर लेवल का हो गया प्रमाण पत्र, या आपका प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा आपने की हो, राष्ट्रीय कैडेट का B प्रमाण पत्र आपका हो। नोट, यहाँ पे देखिए नोट ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से अधिक अधिमानी अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अहर्ता का लाभ मिलेगा। यानी आपने ये जो ऊपर 3 दी गई हैं, इनमें से आपके पास 2 हैं, 3 हैं या 2 हैं, तो आपको एक का ही यहाँ पे लाभ जो है वो आपको मिलेगा देखने के लिए। यानी कि आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दे दी जाती है, उसके बारे में बात करी गई। अब आय संबंधी आपका जो है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। विज्ञापित पदों की नियमावली में यथा संशोधन के अनुसार भर्ती के यह आवश्यक होगा। जो आयु है उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आयु रखी गई है वो आपकी 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष का हो जाना चाहिए, और अधिकतम जो आयु होनी चाहिए वो 28 वर्ष की आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिनका जन्म 2 जुलाई 1997 से पूर्व अथवा 1 जुलाई 2004 के बाद हुआ है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। परंतु आपको पता होगा कि यहाँ पर अभी जो आपकी एज है उसमें आपको यहाँ पर छूट दी गई है 3 साल की। तो 28 और 3 31, यानी जनरल वाला कैंडिडेट है वो 31 साल तक का अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लाटून कमांडर PAC, और यहाँ पर इन्हीं जो आपकी एज क्राइटेरिया उसके बारे में बात करी गई है। देखिए, परंतु यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य श्रेणियों से संबंधित में उच्चतम सीमा में उतने वर्ष की जो आपकी छूट होती है जितना का आपका नियमों में निर्दिष्टित है। तो आपका OBC को, आपका SC ST को सबको 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, परंतु आपका यहाँ पर जो शासनादेश में छूट देने का जो आपका प्रावधान है मतलब किया गया है वो आपका 3 वर्ष का यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अंक तालिका के अनुसार इन चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 वर्ष की यहाँ पर छूट आपको अधिक और प्रदान की गई है, जिससे कि आप यहाँ पर 1994 के भी हैं तो भी आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका 28 और 3 हो जाएगा 31। ठीक है, 31 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं सामान्य कैटेगरी में। और यहाँ पर जो आपका है अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों अधिकतम सीमा 5 वर्ष की छूट होती है। SC वाले जो कैंडिडेट्स की बात करी जा रही है SC वालों की, तो यहाँ पे 5 और 3 8 साल की छूट मिल जाएगी। तो आप 1989 तक के हैं फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही आपका अनुसूचित जनजाति यानी ST वाले कैंडिडेट्स हो गए, उनको भी 5 साल की छूट मिलती है, तो वो भी 1989 तक के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे OBC कैटेगरी का, तो यहाँ पर उनको भी 5 साल की छूट दी जाती है OBC कैटेगरी को भी। तो OBC की कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ 1989 के जो हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका अन्य कैटेगरीज हैं, अन्य जो चीज़ें हैं आपकी राज्य के कर्मचारी हैं, तो उसमें भी आपका 5 साल का 3 साल का वैसा छूट मिलता है 1989 के आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो सैनिक हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए आपके, उनको यहाँ पर जो छूट है वो अलग से अनुमन्य की जाती है, तो वो भी अपना यहाँ पे डिटेल को देख सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस थे आपके, वो मैंने यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिए। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।